अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है केल्विन साइकिल। ठीक है, तो व्हाट इज केल्विन साइकिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है केल्विन साइकिल का। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये साइकिल लाइट की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। ठीक है ना, इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल ही होता है, या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। एन अदर नेम इसका डार्क रिएक्शन भी है, क्योंकि हम देखते थे कि जो लाइट रिएक्शन होता था उसमें लाइट की कंपल्सरी ज़रूरत होती थी रिएक्शन चलने के लिए, लेकिन केल्विन साइकिल में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, इसी दैट्स वाई हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके और भी नाम है। ठीक है ना, इसको रिडक्शन फेज भी कहते हो आप। ठीक है, बायोकेमिकल फेज भी कहते हो, डिफरेंट नेम है। ठीक है ना, उसके अलावा इसको आप केल्विन साइकिल भी कहते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो केल्विन साइकिल बेसिकली क्या है कि एक अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि सीरीज ऑफ रिएक्शन reaction in which carbon is fixed। ठीक है, कार्बन को फिक्स करवाया रहता है शुगर की सिंथेसिस में, इन दी सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर की सिंथेसिस में कार्बन को फिक्स करवाया जाता है, इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो केल्विन साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये दो साइंटिस्ट थे। एक था मेल्विन केल्विन, ठीक है, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया साइकिल का। दूसरा था बेंसन। ठीक है, तो इसको बेंसन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आपने ये भी बात याद रखनी है। तो मेल्विन केल्विन और बेंसन ने ना क्या था, इंट्रोड्यूस किया था केल्विन साइकिल की डिटेल को। ठीक है, उसके अलावा ना इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। वाई? क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना इस साइकिल में, वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको C3 साइकिल भी कहेंगे। तो वो कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड होता है हमारे पास? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा पहला जो है फर्स्ट जो है कार्बन, स्टेबल कार्बन कंपाउंड इनके अंदर बनता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। क्लियर। तो वो कहता है कि हमें पता है कि केल्विन साइकिल के अंदर किसी भी किस्म की लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर इसके अंदर ज़रूरत किस चीज़ की होती है? लेकिन इसके अंदर ज़रूरत होती है ATP और NADPH की। तो ये ATP और NADPH कब बनते हैं? लाइट की मौजूदगी में, लाइट रिएक्शन में ये बनते हैं। क्या है? ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसका मतलब इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन को यूटिलाइज कर रहा है, लाइट को यूटिलाइज कर रहा है। डायरेक्टली इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लाइट रिएक्शन में, लाइट की मौजूदगी में बनने वाले प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन में शुगर की सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन के, जो है एक प्रॉपर रिएक्शन की। ठीक है, जो जनरल रिएक्शन है ना इसका केल्विन साइकिल का, उसकी अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ये थोड़ी समराइजेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एट ए टाइम यूज होते हैं। 6 NADPH, ठीक है, 9 ATP। ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट CH2O। ठीक है, 3 दफ़ा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट मतलब जितना जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, उनका ट्वाइस जो है वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस तरह के अगर हम ग्लूकोज की बात करें, वो जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होता है, कार्बन 6 हैं और ऑक्सीजन भी 6 हैं, लेकिन हाइड्रोजन इनका ट्वाइस है, मतलब कि 12 है। ठीक है, इस तरह चलता है ये। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होंगे 6 NADP होगा। ठीक है, क्योंकि NADPH की
ऑक्सीडेशन होनी है इसमें, ठीक है। इस रिड्यूस्ड NADPH को यूज़ किया जाना है, ठीक है, और इसके हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया जाना है। उसके अलावा ATP को तोड़ा जाता है इसमें, और क्या बनती है, ADP, ठीक है। और ADP बनेगी, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होंगे, ठीक है। और इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल को भी रिलीज करवाया जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, ये हमारे पास है डार्क रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो मेलविन कैल्विन और इसके जो कुछ कोलीग्स थे, मैंने बताया आपको, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, मेलविन कैल्विन और उसके कोलीग्स ने इसको डिस्कवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना MCQs है कि किस यूनिवर्सिटी में इसको डिस्कवर किया गया था कैल्विन साइकिल, तो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और कैल्विन जो था ना, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में। किसको मिला था ये नोबेल प्राइज़, कैल्विन को, ठीक है, कैल्विन को दिया गया था, ठीक है, क्लियर। तो जो ज़्यादातर नाम भी मेलविन कैल्विन का ही आता है, और साथ वो दूसरे नामों में उसके कलीग्स को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना, जो कि बेंसन था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है, इसके अंदर हमने ये भी बात कर ली है, अब वो बात करता है कुछ इंजाइम्स की, ठीक है ना, जिससे कार्बन वगैरह फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि बेसिकली कैल्विन साइकिल में सीवरल इंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव इंजाइम्स यूज़ होते हैं जिससे कार्बन को फिक्स किया जाता है और उसके बाद इसको रिड्यूस्ड किया जाता है। यू कैन सी हेयर कार्बन के कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट की है यहाँ पे, इसका मतलब कार्बन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, कार्बन को फिक्स करवाया जाता है, और इस कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर बनाई जाती है, और इस प्रोसेस को नाम देता है वो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। तो ये एक इसकी आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दी थी, और इसके अलावा आप ये वाली जो है डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि ऐसा द साइक्लिक सीरीज ऑफ द रिएक्शन विच इज़ कैटलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव इंजाइम्स, ठीक है, कि साइक्लिक सीरीज है रिएक्शन की जिसको कैटलाइज करते हैं कुछ रिस्पेक्टिव इंजाइम्स, ठीक है। और इस इंजाइम की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रिड्यूस करवाया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एक्सेप्ट करती है, मतलब कि इसकी रिडक्शन हुई है। और इस फिक्सेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से जो चीज़ बनती है ना, वो बनती है ग्लूकोज या फिर शुगर बनती है, ठीक है ना। तो इनकी फिक्सेशन और रिडक्शन से कौन सी चीज़ बनेगी, ग्लूकोज या फिर और शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन सा है, इट इज़ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। साइक्लिक सीरीज ऑफ द रिएक्शन इन विच रिस्पेक्टिव एंजाइम्स आर यूज्ड टू फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड शुगर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो कैल्विन साइकिल्स में के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कैल्विन साइकिल की कुछ स्टेप्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। अभी मैकेनिज्म है कैल्विन साइकिल का, ठीक है ना, तो हम इसकी बात करते हैं। हियर विल टॉक अबाउट दी मैकेनिज्म, ठीक है, कैल्विन साइकिल के मैकेनिज्म को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे स्टेप्स होंगे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स होंगे जो इस मैकेनिज्म को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, इस प्रोसेस में होती है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। तो कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है कि RUBP, ठीक है ना, RUBP जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कार्बन फिक्सेशन ना, ये इनिशियल स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का, ठीक है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हिस्सा बनाना है ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो ये बात करता है, ठीक है। कहता है कि आपने एक बात याद रखनी है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 3 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस प्रोसेस को जो है वो फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना।
तो उसके बाद क्या है कि इस जो कैल्विन साइकिल है ये तब बिगिन होता है जब मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करते हैं RuBp के साथ, ठीक है। तो RuBp क्या है, वो कहता है रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। तो रिबोलस 1,5 बिसफॉस्फेट जो है ये क्या है, RuBp। तो फर्स्ट स्टेप जो कार्बन फिक्सेशन का है वो RuBp के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने का है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट पहले से ही स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कैल्विन साइकिल का ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में हमें पता था कि जो लाइट रिएक्शन होता है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वाले रीजन में होता है, ठीक है। और जो ये हमारे पास है डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा वाले रीजन में होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट पहले से ही जो है वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल जो पहले से स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। इट विल फॉर्म ए 6 कार्बन कंपाउंड। और जो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड और इस रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के मिलने से, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, ये उसी टाइम टूट जाता है। इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये इमीडिएटली ये टूटेगा और ये 2 मॉलिक्यूल के अंदर जाएगा, किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के टूटने के बाद, क्योंकि ये 6 कार्बन है तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा और जाएगा 2 मॉलिक्यूल के अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स में जाएगा, ठीक है ना। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम जो यूज़ होता है, ठीक है, रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने में जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा है, रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंजाइम यूज्ड हियर, ठीक है। इन दोनों को मिलाने में, इन दोनों की कम्बिनेशन में, इसकी और इसकी कम्बिनेशन में जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है, रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कार्बोक्सिलेज वाला यूज होता है, ठीक है। तो इस एंजाइम को ना कॉमनली रुबिस्को भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी रोबिस्को, ठीक है। रुबिस्को इस एंजाइम का एन अदर नेम है कि रुबिस्को बहुत अबंडेंट प्रोटीन है नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कार्बन फिक्सेशन का। इसमें क्या हुआ कि रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ये आपकी बुक में लिखा है रिबोलोस बिसफॉस्फेट, ठीक है, RuBp और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिले हैं और 6 कार्बन कंपाउंड आ गए। 6 कार्बन कंपाउंड ने नेक्स्ट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाना है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड बहुत अनस्टेबल है, इसने नेक्स्ट टूटना है। और टूटने के बाद जो एंजाइम हम की बात हमने की कि इन दोनों को मिलाने में जो एंजाइम यूज हुआ था वो था रिबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसका अनदर नेम रुबिस्को है, ठीक है। तो वो कहता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट था वो अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। तो वो कहता है कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ था कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बना था, ठीक है ना। तो हम इसको C3 साइकिल कहेंगे, ठीक है ना। इसका अनदर नेम C3 साइकिल भी होगा क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 RuBp आपस में मिलते हैं और 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलेंगे 3 RuBp बनेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बेसिकली कितने बनेंगे, RuBp जो है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। हर 5 कार्बन कंपाउंड अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो नेक्स्ट आते हैं 6 कार्बन कंपाउंड। तो अगर 3 मिलेंगे तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल आएंगे 6 कार्बन कंपाउंड के, ठीक है,
3 मॉलिक्यूल ही आएंगे 6 कार्बन कंपाउंड से, और ईच 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 6 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन हमेशा फॉस्फोग्लिसरेट ही लेना है, 3 कार्बन कंपाउंड ही स्टेबल कंपाउंड के तौर पर लेना है, इससे ज़्यादा कोई भी नंबरिंग वाला कार्बन कंपाउंड नहीं लेना है। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी C3 पाथवे, C3 साइकिल। ठीक है, लगी समझ यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन की। अब हम बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो ATP और NADPH2 का इस्तेमाल होता है रिडक्शन में। ठीक है ना, तो ATP एंड NADPH ये दोनों यूज होते हैं रिडक्शन में। हमें पता है कि दोनों चीजें कहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस के। अब ये डार्क रिएक्शन में यूज हो रही हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। इस रिएक्शन में वो कहता है कि हमारे पास कौन सी चीज थी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था। ठीक है ना, जिसको हमने 3 फॉस्फोग्लिसरेट का नाम दिया था ना। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके जो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ना इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट का, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप ऑफ दिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या, फिर ग्लिसरिक एसिड में लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लिसरिक एसिड, इसको फॉस्फोरिलेट किया जाता है ATP से। ठीक है, इसके अंदर मतलब कि एडिशन करवाई जाती है जो है फॉस्फेट की। ठीक है, तो ATP जो है वो टूटती है। ठीक है, किसके अंदर, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट ऐड करवा दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कितना क्या बन जाती है, इसके कार्बन नंबर जो है 1 पे फॉस्फेट को ऐड करवाया जाना है। तो इसने क्या बन जाना है, 1 3 के 1 पे भी है फॉस्फेट और 3 पे भी है, 3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का हम इसको नाम दे देंगे। तो क्या होता है रिडक्शन में, ATP और NADPH का यूज होता है। ठीक है, जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, सी डबल OH ग्रुप जो होगा, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि हमारे पास इस प्रीवियस कार्बन फिक्सेशन में प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड के को जो है ATP की हेल्प से फॉस्फोरिलेट किया जाएगा, मतलब कि ATP को तोड़ के फॉस्फेट और ADP बनाई जाएगी, और इस फॉस्फेट की एडिशन जो होती है इसके अंदर, इसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉस्फोरिलेशन की जाएगी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के, फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरिक एसिड एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये 1,3-bis फॉस्फो जो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड है, इसको रिएक्ट किया जाएगा NADPH के साथ। तो इसका रिएक्शन करवाना है, उसने कहा NADPH के साथ। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाना है तो उसने इस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को क्या करना है, इसने इसको रिड्यूस्ड कर देना है। ठीक है, तो इसकी होनी है रिडक्शन, मतलब इसने अपना हाइड्रोजन इस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को दे देना है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या बनेगा, जब इसने इसको अपना हाइड्रोजन दे देना है तो यहाँ पे फिर दोबारा फॉस्फेट भी रिलीज हो जाना है। ठीक है, यहाँ से फॉस्फेट को भी रिलीज करवा देना है जो एक्सेप्ट किया था, और कौन सी चीज़ बन जाएगी, NADPH के साथ रिएक्ट करके ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसका एन अदर नेम है हमारे पास G3P। आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इस रिएक्शन को जो इंजाइम कंट्रोल करवाता है, ठीक है ना, तो जो है इस रिएक्शन को, ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे NADPH ने जो इसको रिड्यूस किया है, इसको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को, इसको जो इंजाइम जो है कंट्रोल करेगा वो है ट्राइओस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। जो यहाँ पे इंजाइम यूज होता है, मैं इसको लिख देती हूँ, उसका नेम है ट्राइओस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज।
ठीक है, यहाँ पे ये एंजाइम यूज होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा इस रिडक्शन का। ठीक है ना, तो इस रिडक्शन का रिएक्शन होगा PGA। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने रिएक्ट किया है ATP के साथ और NADPH2 के साथ, फिर रिएक्शन क्या, H के साथ सॉरी रिएक्शन हुआ है और ये कन्वर्ट हो गया है PGAL या फिर G3P का नाम दे दो, दोनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं। ठीक है ना, तो उसके अलावा है ये नाम है 3 फॉस्फेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है ना, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक ही बात है दोनों की। ठीक है, फिर है NADP प्लस ADP प्लस, ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? लगी समझ इसकी भी? ठीक है ना, तो उसके बाद वो एक बात करता है G3P की इम्पोर्टेंस की, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो वो कहता है कि जो हमारे पास G3P है उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस वो आपको बताएगा। G3P की थोड़ी डिटेल डिस्कशन देता है। तो वो कहता है कि G3P ना वही जो है कंपाउंड है जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है ना, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज द सेम कंपाउंड, वही कंपाउंड है जब ग्लूकोज को तोड़ा गया था और पहले स्टेप में ये G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो इसी तरह ही जो हमने रिडक्शन के प्रोसेस में देखा था कि ATP और NADPH को यूज़ करने के बाद, ठीक है, जो है वो कार्बन जो होता है वो उसको रिड्यूस्ड किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, G3P के अंदर फिक्स्ड कार्बन को रिड्यूस किया जाता है, जो कि क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसको रिड्यूस किया गया है G3P के अंदर इन दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर थी और इस एनर्जी को जो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था 3 फॉस्फोग्लिसरेट उसने यूज़ करके G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, क्लियर? वो कहता है कि जो 3 मॉलिक्यूल्स इंटर होते हैं इस साइकिल में हमेशा किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो इंटर होंगे किसके, RUBP के। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल RUBP के, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, आपस में मिलते हैं और बनता है क्या, 6 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे अनस्टेबल वाले। ठीक है ना, कितने होंगे, वो 3 होंगे। ठीक है ना, ऑफ कोर्स 3 मॉलिक्यूल होंगे 6 कार्बन कंपाउंड के, और इन 6 कार्बन कंपाउंड जब टूटना है तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, और जब ये 3 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना, PGA या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, तो फिर इसको रिड्यूस्ड करवाया जाता है 3 नेक्स्ट 6 मॉलिक्यूल्स को, 6 को ही रिड्यूस करवा देना है G3P के अंदर। ठीक है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये 6 मॉलिक्यूल अब आ गए हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, जिनको रिड्यूस करवाया गया। तो वो कहता है कि जस्ट 1 मॉलिक्यूल जो ये होगा ना इनमें से, ये क्या करेगा, इनमें से जस्ट 1 मॉलिक्यूल जो होगा वो उसको यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट शुगर की सिंथेसिस में। ठीक है ना, उसको एक जो हम कह सकते हैं कि नेट गेन के तौर पर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है जस्ट 1 मॉलिक्यूल को। रिमेनिंग जो 5 हैं, ठीक है ना, जो पीछे 5 मॉलिक्यूल बच गए हैं उनको जो है वो नेक्स्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर दी रीजनरेशन पर्पज़। ठीक है, उनको RUBP की रीजनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट 1 को जो है वो जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर दी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस में सक्रोज, स्टार्च या फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 कार्बन हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं 2 दफ़ा साइकिल चलेगा तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का, कि 2 दफ़ा साइकिल चलेगा तो 2 दफ़ा ही एक एक जो है G3P को साइकिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, लीव करेगा साइकिल को। तो हमें पता है 2 मॉलिक्यूल G3P के मिलके ग्लूकोज बनाएंगे या फिर
फ्रक्टोज बनाएंगे। नेक्स्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह मिलके नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड अपनी मर्जी से बना देंगी, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में मिलके सक्रोज बना देंगी, ठीक है ना। और या फिर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलके स्टार्च या फिर सेलुलोज वगैरह बना देंगे, ठीक है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करवाई जाती है इससे, ठीक है। उसके अलावा लिपिड या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाई जा सकती है इस G3P को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो इतना डिटेल से नहीं हमने इसको देखना, हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो इसको कैल्विन साइकिल है, ठीक है ना। डिटेल अपने टॉपिक से नहीं हमने हटना है, ठीक है। तो ये बात हमने की इसकी इसके रिडक्शन फेज की, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो एक तो हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है ना, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, फ्रक्टोज की सिंथेसिस के लिए जो 5 मॉलिक्यूल्स वाला जो कंपाउंड है, हमारे पास 6 कंपाउंड पीछे बच गए, सॉरी 5 कंपाउंड बच गए इसके G3P के, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस 5 कंपाउंड्स को यूज़ किया जाएगा ताकि रीजनरेशन की जा सके। हमारे पास बेसिकली 5 कंपाउंड है इस G3P के, 5 3 15, ठीक है। तो 15 कार्बन कंपाउंड को यूज़ करना है किसके लिए, RUBP को रीजनरेट करने के लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ RUBP। तो बेसिकली RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 15 कार्बन है, तो इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इस 5 कार्बन कंपाउंड RUBP के रीजनरेट होंगे इससे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मैं आपको डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि इसकी RUBP की रीजनरेशन किस तरह होगी। तो अब हम बात करते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो यहाँ पे रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो RUBP है ये स्टार्टिंग पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो चीज़ है वो RUBP है। तो इसका मतलब कि इसको फिक्स्ड होना ज़रूरी है ताकि इसको रीयूज़ किया जा सके इनकमिंग रिएक्शंस में, ठीक है ना। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें इसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि अगर इसी तरह इसका यूज़ जारी रहा तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें क्या करेंगे हम, ठीक है ना। ये तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो रिएक्शन चलते रहते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3G3P के वो दोबारा उसको रीअरेंज किया जाता है। मैंने बताया था कि G3P के बेसिकली एक साइकिल में 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से एक निकाल दिया जाता है और पीछे 5 मॉलिक्यूल बचते हैं G3P के। और इन 5 मॉलिक्यूल के जो कार्बन स्केलेटन है उसको रीअरेंज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 5G3P बेसिकली कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 मॉलिक्यूल जब होंगे तो ये 15 कार्बन वाला कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस 15 कार्बन कंपाउंड को रीअरेंज करना है हमने, और रीअरेंज करने के बाद क्या बनाएंगे हम, RUBP। तो RUBP कॉमन सी बात है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 15 से 5 में अगर हम करें तो जो 5 3s are 15, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इस RUBP के, इस 5 जो है 5 मॉलिक्यूल से, G3P के 5 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बनते हैं RUBP के, ठीक है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद वो कहता है कि जो RUBP है इसको दोबारा कन्वर्ट करवा देना जाना है, ठीक है ना, RUBP को। हम यहाँ पे अगर देखें कि इस G3P को किस तरह RUBP के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसकी डिटेल प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, हमें पता है G3P को सबसे पहले कन्वर्ट करना है। G3P को फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है, फ्रक्टोस 1,6 बिसफोस्फेट, ठीक है। ये 3 कार्बन वाले थे ना, इन्होंने आपस में मिलके क्या बनाया, फ्रक्टोस 1,6 बिसफोस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोस 1,6 बिसफोस्फेट। इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट ने क्या होना है, इसमें से एक फोस्फेट निकल जाना है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोलाइज कर देना है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू द फ्रक्टोज
6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसने कंबाइन करना है एक और जो है वो हमारे पास G3P के साथ, तो ठीक है, इसने कंबाइन कर जाना है एक और G3P के साथ और कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, तो इसने क्या बनाना है, इसने मोलिक्यूल बनाने हैं, 2 मोलिक्यूल बनाने हैं, ठीक है। एक इसने बनाना है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है, 4 फॉस्फेट, और दूसरा इसने मोलिक्यूल बना देना है ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट का, ठीक है। अब क्या होता है, इस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ने फिर दोबारा G3P के साथ मिलना है 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एरिथ्रोज जो 4 फॉस्फेट था ये 4 कार्बन कंपाउंड था और ये वाला था 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसने मिलना है G3P के साथ और हमारे पास क्या बना देना है, इसने फिर जो है वो बना देना है सीडो हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट, सीडो हेप्टोलोज, 4 और 3 साथ ही होंगे ना, ये 3 कार्बन है ये 4 कार्बन है, सीडो हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। इस सीडो हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट ने फिर दोबारा जो है वो G3P के साथ मिलना है, ठीक है। G3P के साथ मिलेंगे तो G3P 3 कार्बन है, ये वाला था 7 कार्बन सीडो हेप्टोलोज वाला, तो 10 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो 10 कार्बन कंपाउंड ने क्या करना है, इसने ऑफ कोर्स स्प्लिट होना है किसके अंदर, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर। अब इस ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के 2 मोलिक्यूल जो होते हैं इसको अरेंज्ड किया जाता है और क्या बना दिया जाता है, जो 2 मोलिक्यूल इसके हैं इसको अरेंज करके बना देना है हमने रिबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। इनको रीअरेंजिंग करनी है इनकी और इससे क्या बनना है 5 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन था ना, इसको रीअरेंजिंग इनकी करके ना बनाया जाता है क्या 5 रिबोलोज 5 फॉस्फेट। इस रिबोलोज 5 फॉस्फेट को ATP की मौजूदगी में फॉस्फोरिलेट किया जाता है, मतलब कि इसको ATP की मौजूदगी इसमें इसके अंदर फॉस्फेट की एडिशन करवानी जानी है और बनाना है रिबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, रिबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, RUBP जिसका एन अदर नेम है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास RUBP इस G3P से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है एज ए, अगर आप बहुत डिटेल से इसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि पूरे रिएक्शन को आप स्किप कर सकते हो। जस्ट जो है वो ये कह सकते हो कि G3P जो है वो नेक्स्ट रीजनरेशन कर देता है RUBP की, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसमें ATP भी यूज़ होता है, ठीक है ना, और RUBP के लिए, ठीक है ना, और RUBP अब रेडी है कि नेक्स्ट जो साइकिल है उसको चला सके, ठीक है ना, क्लियर। कि बुक पे ना एक साइकिल है, ठीक है ना, कैल्विन साइकिल का, वो बहुत उसमें नंबरिंग भी दी गई है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस साइकिल में यूज़ होने वाले इनपुट की बात करता है, ठीक है। तो इनपुट से हम करते हैं स्टार्ट। तो इनपुट इसका होगा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने पहले बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोलिक्यूल एट ए टाइम यहाँ पे यूज़ होने हैं, ठीक है। और दूसरी बात की यहाँ पे इंजाइम कौन सा यूज़ होना है, तो हमें पता है यहाँ पे इंजाइम यूज़ होना है रुबिस्को, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और कौन सी चीज़ के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलना है, इसने मिलना है रिबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, या रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मैं कह देती हूँ, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। इस बिसफॉस्फेट के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलने हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोलिक्यूल हैं एट ए टाइम। तो हमें पता है कि एक RUBP, इसका अनदर नेम है RUBP, तो एक RUBP के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब 3 RUBP एट ए टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, क्लियर। तो वो कहता है कि ये दोनों कंबाइन करते हैं और हमें पता है कि एक कार्बन और ये RUBP कंबाइन करके 6 कार्बन
कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये वाला है 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, ये क्विकली टूट जाता है। ठीक है, और 6 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे? 3। ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड हमेशा 2-2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, सॉरी 3-3 कार्बन कंपाउंड के अंदर टूट जाता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर ये चले जाते हैं। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके पास फॉस्फेट है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि एक तो जा रहा है 3 के अंदर, तो 3 मतलब के 3 दफा ना ये 2-2 बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास इस जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ही नाम है ये दोनों का। ठीक है ना, तो इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल आ गए, दैट्स वाई वो इसके साथ 6 लिखता है। ठीक है, आपकी बुक में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसके अंदर ATP की जो है वो फॉस्फोरिलेशन ATP से करवाई जानी है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसके अंदर फॉस्फोरिलेशन करवा देनी है। तो हमें पता है कि एट ए टाइम 6 मॉलिक्यूल है 3 PGA के, सॉरी ठीक है PGA के, तो फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल है एट ए टाइम, तो 6 ATP ही यूज़ होंगी। तो 6 ATP यहाँ पे यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो इन 6 ATP ने इसकी फॉस्फोरिलेशन की और एक और फॉस्फेट की एडिशन हो गई है। कहाँ पे हुई है? कार्बन नंबर 1 पे। तो इसको नाम दे देंगे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट का। इट इज कॉल्ड एज दी 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे हमने फॉस्फेट की एडिशन करवाई है, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, आपकी बुक में वो क्या कर रहा है, वो 6 यहाँ पे लिख रहा है और कार्बन नंबर यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 जो है वो ये वाला बना रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था 3 के लिए। ठीक है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बुक के मुताबिक भी कर सकते हो। ठीक है, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट, इसने नेक्स्ट जाना है। इस 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट ने कन्वर्ट होना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। हाउ किस तरह इसने इसमें कन्वर्ट होना है? इसमें से इसने 6 जो है वो फॉस्फेट को रिलीज करवाना है। ठीक है, 6 फॉस्फेट का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करवाया जाना है यहाँ से। और यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे इसको रिड्यूस्ड किया जाना है बाय यूजिंग NADPH। ठीक है, NADPH का यूज करके इस 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस्ड करवाना है। ठीक है, NADPH का हाइड्रोजन लेना है और NADP के अंदर आना है इसने। ठीक है, और इस हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूस करना है और यहाँ से एक फॉस्फेट को भी निकाल दिया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड जो 3-फॉस्फेट है, ऑफ कोर्स इसके फिर वही बात, कार्बन नंबर 3, अब मैं इसी को ही नाम देती हूँ। ठीक है, ताकि अब कंफ्यूज ना हो, तो इसको कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट मौजूद है। ठीक है, और ये कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल इसके भी बनने हैं। ठीक है, हमने हमारे पास पहले भी 3 कार्बन कंपाउंड वाले 6 मॉलिक्यूल ही बने थे ना, तो यहाँ पे भी ये 6 मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, जस्ट इसकी फॉस्फोरिलेशन करवाई गई फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे जो है इसकी रिडक्शन करवाई गई है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक फाइनल चीज़ आई है, इसको हम G3P का नाम देते हैं। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि G3P के 6 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, इसमें से ओनली 1 जो होगा वो साइकिल को छोड़ देगा। ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ द G3P लीव द साइकिल फॉर मेकिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए फ्रक्टोज, सक्रोज, वट एवर यू वांट। ठीक है, ओनली 1 एट ए टाइम छोड़ेगा। अगर इसका मतलब क्या है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड ही जो है वो आपस में मिल के बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाने के लिए क्या होगा कि 2 दफ़ा साइकिल को रन करना पड़ेगा और 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड एक जो है 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 दफ़ा साइकिल को लीव करेंगे। ठीक है, और 6 कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को नेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट करवाया जाना है किसके अंदर? इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट
करवाना है नेक्स्ट इसकी रीजनरेशन। जो 5 मॉलिक्यूल पीछे बच गए थे, ठीक है ना, एक तो निकाल दिया गया, तो 5 को करवाया जाना है रीजनरेट। रीजनरेट टू व्हाट, ठीक है, यहाँ इसको रीजनरेट करवाया जाना है रिबोलोस बिसफॉस्फेट के अंदर, ठीक है, RUBP के अंदर। तो मैंने सारा बताया किस तरह इसकी रीजनरेशन होनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, मतलब हमारे पास 15 कार्बन हैं, ठीक है। ये कौन सा है, 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड के जो है वो कितने फिर मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑफ कोर्स 3 बनेंगे ना, ठीक है ना। 5 कार्बन कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो 15 कार्बन आता है, ठीक है। इसकी रीजनरेशन करवा के ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है वो कितनी जो होगी हमारे पास 3 ATP यूज होते हैं। 3 ATP को तोड़ा जाता है ADP के अंदर, ठीक है, ये RUBP बनाने के लिए, ठीक है। अब इस RUBP को नेक्स्ट जो है वो इस RUBP यानी कि रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को नेक्स्ट आपने इस रिएक्शन में यूज करना है। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक लगी है समझ, ठीक है ना। तो ये ATP जो है वो सॉरी मैंने TAP लिख दिया, ATP है ये। इस ATP को ADP के अंदर कन्वर्ट करने में 3 फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करवाए जाने हैं। ये 3 फॉस्फेट वही है जो 1,5 बना रहे हैं बिसफॉस्फेट, ठीक है ना। रीजनरेशन वगैरह करवा के एक फॉस्फेट पहले ही यहाँ पे मौजूद था, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास, और एक फॉस्फेट यहाँ से इसमें ऐड करवा दिया गया, तो 2 फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट हमारे पास आ गया, जिसने अब नेक्स्ट जो है वो साइकिल के अंदर यूज होना है। क्लियर, ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो ये इनपुट है और आउटपुट क्या है, ये वाली हमारे पास आउटपुट है, जिसने अभी निकल के नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोज या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको केल्विन साइकिल की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।